नमस्कार। मैं आदर्श मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। देखिए, ये जो चैनल बना है हमारा उत्कर्ष क्लासेस वे टू सक्सेस, जो हमने इसका नाम दिया है वे टू सक्सेस, बस उस नाम के अनुरूप ही हमको आगे बढ़ना है। इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है और अपनी टीम से चर्चा करके उनको भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से लगभग सभी सब्जेक्ट की चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, चाहे वह इंग्लिश सब्जेक्ट की हो, इंग्लिश ग्रामर की बात हो, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लगभग सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो यहाँ से मिलने वाली है। और इन सब के अलावा भी हमने ये सोचा है कि इस चैनल पे एक सीरीज चलाई जाए। एक सीरीज के तहत कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें आपको बहुत सारे महापुरुषों के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। कई महापुरुष हमारे भारत में हुए हैं और उनके बारे में मैं आपको जानकारियां दूंगा। और ये वीडियोस आपको लगभग 2 दिन 3 दिन में एक वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी। देखिए, वीडियो बनाने का बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, या हमने जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया, हमने सोचा ही नहीं कि हम उनके बारे में जानें। कहीं ना कहीं ये गलत है। इसीलिए एक छोटा सा प्रयास हमारे तरफ से ये रहेगा कि आपको लगभग भारत के सभी महापुरुषों की जानकारियां मिले, उनके बारे में मिले। आप उनके बारे में पढ़ोगे, सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक व्यक्ति अगर प्रसिद्ध हुआ है तो कैसे हुआ है। इतने बड़े ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की बात करो, अपने इतने बड़ी दुनिया में इतने देश हैं, इतने लोगों में कुछ ही लोग, मुट्ठी भर लोग क्यों प्रसिद्ध हो पाते हैं, क्यों फेमस हो पाते हैं, क्यों इतिहास में इनका नाम होता है, क्यों लोग इनके बारे में पढ़ते हैं और क्यों ये कभी मरते नहीं हैं। देखिए, आम इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन जो महापुरुष होता है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी डेथ नहीं होती है, वो जीवित रहता है। तो इसी क्रम में आज आपको पहली वीडियो मिलेगी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस, ये नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब कुछ ऐसे नारे हैं जिसको सुनने के बाद जो अगर दिमाग में आ जाते हैं तो आदमी अंदर से खिल उठता है, अपने आप जोश का संचार हो जाता है आदमी के दिमाग में। कुछ भी, कितना भी डिमोटिवेट रहे, कितना भी स्ट्रेसफुल रहे व्यक्ति, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं हमारे इतिहास में, अगर उनका नाम हमारे दिमाग में आ गया तो एक अलग ऊर्जा का संचार हो जाता है। और उन्हीं नामों में से एक नाम है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता जानकीनाथ बोस। और सुभाष बचपन से ही बहुत ज्यादा मेधावी थे। इनकी जो स्कूलिंग हुई वो यूरोपियन कॉलेज कटक से होती है, और ये पढ़ने में इतनी तेज कि ये 10वीं क्लास में इन्होंने सेकंड रैंक वहां पर सिक्योर की। अब 10वीं में सेकंड रैंक आने का जो था, इनको फायदा ये मिला कि इनका प्रेसिडेंटी कॉलेज में इनका एडमिशन हो गया। उड़ीसा का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था वहां पर इनका एडमिशन हो जाता है सुभाष चंद्र बोस का। वहीं इनका प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, इनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया जाता है, क्योंकि ये नेशनलिस्ट टाइप के थे, थोड़ा एक्टिविस्ट थे। ये जगह जगह पर अपने देश के लिए, लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए ये आगे आते रहते थे। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को अच्छी लगती नहीं थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी अंग्रेज हुआ करते थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए 1916 में इनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। लेकिन इनके कॉलेज की एक घटना याद आती है। इनके कॉलेज के जब आखिरी दिन कुछ चल रहे थे तो एक परीक्षा के टाइम पर एक प्रोफेसर हुआ करते थे, मिस्टर ओ। और मिस्टर ओ की ये आदत एक बहुत गंदी थी कि भारतीय जो
स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टूडेंट्स थे, तो बात बात पर इनको मार दिया करते थे और छोटी छोटी चीज़ों में इनकी गलतियां निकालते थे। तो एक बार क्या हुआ था कि प्रोफेसर ने एक स्टूडेंट को मार दिया जो सुभाष चंद्र बोस का दोस्त था। ये चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगी। इन्होंने कई और स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद ये प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल के पास जाके बोलते हैं कि देखिए सर, प्रोफेसर सर ने तो गलत किया है और मिस्टर ओ से आप बोलिए कि वो आके हमसे माफ़ी मांगे। प्रोफेसर ने माफ़ी नहीं मांगी क्योंकि प्रिंसिपल भी बोला कि देखिए ये कॉलेज के रिपुटेशन की बात है और एक प्रोफेसर जाके स्टूडेंट से माफ़ी मांगेगा, ये अच्छी चीज़ें नहीं होगी। तो प्रोफेसर ने माफ़ी नहीं मांगी थी और उसने ये ज़रूर कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन ये चीज़ें इनके दिमाग में बैठ गई। इन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि यदि प्रोफेसर ने माफ़ी नहीं मांगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। इन्होंने इकट्ठा किया स्टूडेंट्स को और कॉलेज के बाहर ये अनशन पे बैठ गए और ये अनशन, इनका आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ा कि कॉलेज के प्रोफेसर के साथ प्रिंसिपल को बाहर आना पड़ा और बाहर आके मिस्टर ओ ने माफ़ी मांगी और उसके बाद प्रिंसिपल ने कहा कि आज के बाद मिस्टर ओ या फिर कोई और जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज प्रोफेसर हैं, वो किसी भी भारतीय लड़के को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन क्या है सर कि एक बार आदत किसी की पड़ जाए वो आदत इतनी जल्दी छूटती है नहीं। और उसके बाद भी मिस्टर ओ जो हैं तो स्टूडेंट्स को मार दिया करते थे। इसका इन्होंने ये तोड़ निकाला, इन्होंने कहा कि भाई ऐसे मानेंगे नहीं। तो एक बार कुछ लड़कों ने भी फिर प्रोफेसर साहब को मार दिया। जैसे ही प्रोफेसर ने उन पर हाथ उठाया तो लड़कों ने भी उनको पीट दिया और जब मार दिए तो प्रोफेसर पहुंचे प्रिंसिपल के पास। अब प्रिंसिपल सर के सामने इनकी पेशी हो गई। सुभाष चंद्र बोस, उनके और साथियों को बुलाया गया और बोला गया कि आपने प्रिंसिपल को क्यों, प्रोफेसर को क्यों मारा, आप माफ़ी मांगो और आप पीठ पीछे क्यों मारते हो। ये आपको भी ये लाइन याद रखनी चाहिए। इन्होंने बोला सर हमने पीठ पीछे नहीं मारा, हम आगे से जाके मारे हैं और हम माफ़ी क्यों मांगे, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं तो हमको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों को लेकर इनको कॉलेज से बाहर कर दिया गया। अब कुछ दिनों के बाद 1920 के आसपास, ये 1919-18 में ये थोड़ा सा जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी गांधी जी की, उनमें शामिल होने लगे। अब 1919-20 में आपको पता होगा कि हमारे भारत में ही नहीं, लगभग आधे विश्व में कुछ महामारी फैल गई थी और उसकी चपेट में भारत आ गया था। प्लेग, कॉलरा, हैजा जिसको बोलते हैं, ऐसी बीमारियां हमारे भारत में आ गई थी। लोग मर रहे थे सर, लोग मर रहे थे। परिवार वालों की लाशें पड़ी होती थी, वहीं परिवार वाले बैठ के रो रहे होते थे। पिता की लाश पड़ी है, वहीं पुत्र बैठा है। माँ की लाश पड़ी है, वहीं पुत्री बैठी है। बेटे के लाश के पास माँ बैठी रो रही है। ये सब देखकर ये बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और ये आज सोशल वर्किंग में भी जुट जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने बहुत मदद की लोगों की, लोगों के साथ ये रहे, उनके सुख दुख में खड़े रहे। अब इनको कॉलेज से निकाला जा चुका था। किसी तरह इनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो इनके पिताजी ने इनको बुलाया और तब इनकी उम्र 21 साल थी। इनके पिता ने इनको बुलाया और बोला बेटा तुम इन सब चीज़ों में मत पड़े रहो, ये तुम आंदोलनों में भाग ले रहे हो, कल को जेल चले जाओगे, परेशानियां होगी। तुम एक काम करो, तुम ICS की पेपर दो। अब पिता की बात मान के ये पहुंच गए ICS की तैयारी के लिए। देखिए ICS अधिकारी जो होता था वो, ये समझ लो कि उस समय पर भारत में सबसे बड़ी अगर कोई सिविल सर्विस की पोस्ट थी वो ICS की हुआ करती थी। कलेक्टर के रैंक का पोस्ट है इंडियन सिविल सर्विस, ICS। उसकी पढ़ाई जो है वो लंदन में होती थी, उसके लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था और ICS की पढ़ाई 4 साल की हुआ करती थी। अब जो इनकी उम्र उस समय पर हुई थी, उस उम्र के अनुसार ये केवल एक बार ही पेपर दे सकते थे। 4 साल अगर ये तैयारी करते तो फिर बेकार हो जाता, एज चली जाती, पेपर न दे पाते। ये गए और जाने के बाद इन्होंने वहां पर जो 4 साल की पढ़ाई है उसको मात्र 8 महीने में पूरा कर लेते हैं। 8 महीने में देखिए एक व्यक्ति का
मेंटल पावर देखिए आप कितना है कि 4 साल की पढ़ाई इसने मात्र 7 महीने में पूरा कर ली, और 7 महीने बाद इन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम में इन्होंने 4th रैंक सिक्योर की। अमूमन जो भारतीय हुआ करते थे उनको वहाँ किसी न किसी कारण से या कुछ ना कुछ रीज़न बताकर उनको बाहर कर दिया जाता था कि ये जो है तो इस पोस्ट पर ना पहुँचने पाए। इतने सारे लोगों के बीच इन्होंने पेपर दिया और कई अंग्रेज भी थे, भारतीय पास हो नहीं होते थे, 4-4 साल 5-5 साल जो मेहनत करते थे, इन्होंने 4 साल मेहनत करके वहाँ पर जो है 4th रैंक अपने लिए रखी। अब देखो इनकी रैंक मिल गई, रैंक के बाद इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में एक एग्जामिनर थे वहां पर जो, तो उन्होंने दिमाग बना लिया था कि जी भारतीय है इसको तो आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो बहुत अच्छी घटना घटी सुभाष चंद्र बोस की लाइफ में। वहां पर क्या किया कि जो वो प्रोफेसर थे, जो एग्जामिनर थे, उन्होंने उनकी अभी नई नई एंगेजमेंट हुई थी, तो उनकी हाथों में एंगेजमेंट रिंग थी, उन्होंने वो रिंग निकाला और निकालने के बाद सुभाष चंद्र बोस के पास रख दिया और इनसे पूछते हैं कि ये बताइए सुभाष क्या कर सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस उनकी तरफ देखे और बिना किसी डर के इन्होंने कहा कि सर सब कुछ। तो एग्जामिनर ने कहा कि सुभाष इस रिंग से पास होकर दिखाए। तो ये मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद इन्होंने एक चिट निकाली, चिट में अपना नाम लिखा सुभाष चंद्र बोस, और नाम लिखने के बाद उस रिंग से इन्होंने पास करवा दिया। बोला सर पास हो गया। इनकी ये वो बुद्धि देखकर वो अंग्रेज भी इनको किसी तरह फैल नहीं कर सका और ये ICS बन गए। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति के दिमाग में देशभक्ति का नशा हो, देश सेवा का नशा हो, वो ये नौकरी कैसे कर सकता है। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, त्याग पत्र दे दिया। उसके पहले इन्होंने अपने भाई, इनके भाई जो शरद चंद्र बोस थे, उनको इन्होंने पत्र लिखा था और पत्र लिखने के बाद बोला था, पत्र में इन्होंने लिखा था कि बड़े भाई साहब मेरे दिमाग में जो है तो वो अरविंदो, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सब लोगों के थॉट्स चलते रहते हैं, इनकी विचारधारा ने मेरे दिमाग में घर कर लिया है, तो मैं कैसे अंग्रेजों की सेवा कर सकता हूँ, कैसे उनके अंडर रह सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी ये नौकरी छोड़ रहा हूं। और इन्होंने ICS की नौकरी को छोड़ दिया। अब वो जो नौकरी इन्होंने छोड़ी तो 4th रैंक था इनका, 4th रैंक वाला ICS की नौकरी छोड़ रहा है सर। ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई और भारत का हर एक व्यक्ति, हर न्यूज़पेपर में एक ही खबर कि सुभाष चंद्र बोस नाम का कोई व्यक्ति 4th रैंक लाने के बाद ICS की नौकरी को छोड़ रहा है। लोग पागल हो गए देखने के लिए कि कौन है जिसने इतनी आराम वाली नौकरी को छोड़ दिया। अब ये चीज इनको पता चली। अब देखिए ये आए पानी के रास्ते, जब ये भारत आए तो इन्होंने देखा कि पोर्ट पे, बंदरगाह पे जहां ये उतरे, तो इनको वहां पर रिसीव करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आए थे, कई लोग आए थे। तो इनके मन में एक ख्याल आया कि एक छोटी सी नौकरी को लात मार दिया हमने, एक छोटी सी नौकरी को हमने छोड़ दिया, उसकी वजह से हमारे पीछे इतने लोग जुड़ गए, तो अगर हम इसी में लग जाएं कि इस देश से अंग्रेजों को ही भगा दे तो कितने लोग आएंगे। और वहां से इनके अंदर एक क्रांतिकारी उत्पन्न हुआ। सुभाष चंद्र बोस वहीं से कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 1921 की बात है, 1921 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। अब कांग्रेस में जहां नेहरू जी, गांधी जी और अनेक प्रकार के नेता हुआ करते थे, वहां ये भी आ गए। अब धीरे धीरे पार्टी में भी इनका कद बढ़ने लगा और इनकी बातों से लोग बहुत प्रभावित होने लगे। अब ये गांधी जी के भी नजदीक आ गए, वो भी इनकी बातों को सुनने लगे। अब क्या होता है कि 1928 में जब अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेटस देना चाहा हमारे भारत को, गांधी जी से बताया कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देते हैं, तो ये गांधी जी के पास पहुंचे और बोले कि बापू इतने में नहीं मानना है, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। देखिए डोमिनियन स्टेटस का मीन्स होता है कि राज्य सरकार, जो भी सरकार होगी, सरकार का निर्माण भारतीय करेंगे और शासन व्यवस्था यही चलाएंगे, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशन होगा
वो ब्रिटिश तय करेंगे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बताएगी, अंतिम फैसला होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। अब ये चीजें इनके दिमाग में जो थी तो नहीं बोला इन्होंने, भैया हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। ये अगर आप दे सको तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास और भी ऑप्शन है लेने के। और वहां पर फिर डोमिनियन स्टेटस भारत ने नहीं लिया। अब धीरे धीरे इनका कद जो है वो बढ़ रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब आगे 1929-30 में 1929-30 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया कि पूर्ण स्वराज का झंडा फहरा दिया कि अब कंप्लीट आजादी, मतलब कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, पूर्ण आजादी से कम कुछ भी नहीं। और धीरे धीरे सुभाष जो है वो पूरे देश के हीरो बन गए। अब हर व्यक्ति भारत का समझ गया था कि एक शेर है भारत में, अब अंग्रेजों की खैर नहीं। लेकिन महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, या बात करें नेहरू गांधी की जो सोच थी वो सुभाष चंद्र बोस की थोड़ा से अलग थी। सुभाष चंद्र बोस ये थोड़ा गरम दल वाले थे और गांधी जी वही हमारे अहिंसा के पुजारी। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस को जब पार्टी में बहुत ज़्यादा वरीयता मिलने लगी, ये सब चीज़ें कि मतलब नेहरू जी को भी लोग उतना ज़्यादा नहीं मानते थे जितना गांधी इनको सुभाष चंद्र बोस को मानने लगे। और ये बात कहीं ना कहीं नेहरू और कहीं ना कहीं गांधी जी को भी नहीं पसंद आई। तो ये हुआ कि क्यों ना हम चुनाव करवा लें। तो चुनाव हुआ, सबने बोला कि प्रेसिडेंसी का चुनाव हो रहा। प्रेसिडेंसी का चुनाव हुआ तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने साउथ से सीतारमैया को लाए और हर जगह जाकर उन्होंने स्पीच दिया, भाषण दिया, लोगों से मिले और उन्होंने बोला कि अगर सीतारमैया जीता तो मान लो हम जीते हैं। अब मैं क्षमा चाहता हूं, जो भी महात्मा गांधी बापू को पूजने वाले हैं वो इस बात पर वो टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन ये सत्य है। आप किताब उठाइएगा आपको पता चलेगा, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी ने सीतारमैया को बुलाया और उनको उन्होंने चुनाव लड़वाया और उन्होंने बताया कि अगर सीतारमैया जीता तो मान लो महात्मा गांधी जीता है। 1939 में इलेक्शन हुए प्रेसिडेंस का। अब इलेक्शन का जब जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखकर पूरा देश अचंभित था। एकदम गांधी जी की सोच के विपरीत रिजल्ट आया था। सीतारमैया को 1375 वोट मिले थे और हमारे सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले थे। अब इस चुनाव में जब ये जीत गए, अब ये बन गए कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स। अब प्रेसिडेंट बन गए, उसी समय पर वर्ल्ड वार चालू हो गया। अब अगर हम सुभाष चंद्र बोस के नजरिए से देखें तो बहुत बहुत अच्छा मौका था उस समय पर आजादी पाने का। अब ये प्रेसिडेंट थे और ये पहुंचे गांधी जी के पास, नेहरू जी भी थे और वहां पर गए और जाके ये बोलते हैं कि बापू बहुत सही मौका है। आज ये इंग्लैंड वाली जो ब्रिटिश वाले हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये भी बिजी काहे में है वर्ल्ड वार में, और यही टाइम है हम यहां से प्रोटेस्ट करना शुरू करें, हम आंदोलन कर दें, हम इनके विरोध में खड़े हो जाएं और देश की जनता खड़ी हो जाए। आप देखिए ये भाग जाएंगे, हमको आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी ठहरे अहिंसावादी। उन्होंने कहा कि सुभाष, आप जो कह रहे हो मेरे हिसाब से ये आज़ादी का तरीका नहीं हो सकता। जब हमारा दुश्मन जो है तो वो परेशान है, वो किसी और चीज़ में उलझा हुआ है, उस समय पर हमको उसके विरोध में नहीं खड़े होना चाहिए। इन्होंने कहा गांधी जी से कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी बातों की कद्र करता हूं, लेकिन बापू आप प्रेम से आज़ादी मिलेगी नहीं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, हमने कई आंदोलन किए, हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इतनी सारी चीज़ें विनम्रता से मिलने वाली नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए हम आपकी बात से सहमत है नहीं। आप समझिएगा, यहां पर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच मनमुटाव था, नहीं नहीं नहीं, इनमें मतभेद था, मनभेद नहीं था। दोनों का मोटिव एक था, दोनों का पता था कि दोनों को आज़ादी ही चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। मतभेद था। तो इन्होंने क्या किया, अपने मेडल को निकाला और प्रेसिडेंसी का वहीं पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया तो ये बात जो है तो अंग्रेजों के कान में पहुंची और जो उसके आला अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो है शांत बैठने वाले में से नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस को अब अलग अलग चीजों में बार बार जेल में डालना शुरू कर दिए।
1939 से लेकर के 41 तक, मतलब 2 साल के अंदर इनको लगभग 11 बार जेल में डाला गया। अब इनके दिमाग में एक चीज आ गया कि भाई जेल में रह के तो मैं देश को आजाद नहीं करा सकता, जेल में रह के आजाद नहीं करा सकता। अब उन्होंने यहां पर भूख हड़ताल चालू कर दी। उन्होंने कहा निकलना तो पड़ेगा। कई दिनों तक इन्होंने खाना नहीं खाया। आला अधिकारी आए और जो जेलर हुआ करता था वो जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करता। इन्होंने कहा भाई हम नहीं खाएंगे। अब अधिकारियों के पास ये बात पहुंची, अधिकारियों ने कहा भैया फ्री करो, क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस जेल में मर गया तो वो देश का हीरो है, जनता विद्रोह कर देगी और हम इस समय पर बिजी हैं वर्ल्ड वार में, उधर हिटलर परेशान किए हुआ है। तो इनको जो है फ्री कर दिया गया, लेकिन नजरबंद कर दिया गया इनको घर में ही। अपने ही घर में सुभाष चंद्र बोस को नजरबंद कर दिया गया। इनके घर के बाहर पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया कि आप 24 घंटे आपकी नजर रहेगी कि सुभाष घर से कब निकलता है, कहां जाता है, किससे मिलता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को एक चीज पता चल गया था कि देश में ये जो बड़े बड़े नेता हैं इनकी मदद अभी मिलेगी नहीं और हमको अलायंस पावर लाना पड़ेगा बाहर से। तो दुनिया भर से अलायंस इकट्ठा करने के लिए इन्होंने क्या किया कि हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 टाइप की उसमें कंट्रीज लड़ रही थी, एक्सिस पावर और अलायंस पावर। तो ब्रिटेन के साथ साथ सहयोग इसका कर रहा था रसिया भी। यूएसएसआर उस समय पर सोवियत रूस था, वर्तमान में आपका जो रसिया है रूस है। तो इन्होंने मन में सोचा कि अगर मैं किसी तरह से मॉस्को पहुंच जाऊं, रसिया पहुंच जाऊं, मैं उससे मदद मांगूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो है तो फ्रीडम के ही पक्ष में होंगे और उनको भी नहीं पसंद है कि कोई देश किसी भी देश पर कब्जा करे, अधिकार करके रखे। तो इसके लिए इन्होंने पत्र लिखा। इनके पेशावर में एक दोस्त हुआ करते थे, पेशावर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां एक दोस्त हुआ करते थे इनके, मियां अली अकबर खान। तो मियां अली अकबर खान को जब ये बुलाए और उनसे कहे कि किसी भी तरह से मुझे आप काबुल तक पहुंचवाइए और काबुल के रास्ते में मॉस्को जाना चाहूँगा, वहाँ जाके मिलूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक। तो इनका भतीजा शिशिर चंद्र बोस, उनकी उन्होंने हेल्प ली और उनकी हेल्प लेकर ये, अब समझिए घर के बाहर पुलिस लगी है, नज़रबंद है, एक एक सेकंड की खबर हो रही है लोगों को। ये सीट के नीचे, गाड़ी के पीछे वाली सीट जो है उसके नीचे छिप छिपाकर किसी तरह से घर के बाहर निकले और ये वहां से धनबाद पहुंचे। धनबाद से ट्रेन लिए, ट्रेन लेकर लाहौर पहुंचे, लाहौर से काबुल, काबुल से ये पहुंचे मॉस्को। अब जब गए वहां पर कई दिनों तक इन्होंने टाइम बिताया, कई लोगों से मिले। अब इधर पता चल गया था अंग्रेजों के कि यहां पर सुभाष है नहीं, सुभाष निकल गया, पंछी उड़ गया पिंजरा तोड़ के। अब वहां पहुंचे और वहां के अधिकारी इनको गोल गोल घुमा रहे थे, टाइम दे रहे थे, आप इनसे मिलो, आप इनसे मिलो। तो इनके जो वहां पर और कॉमरेड थे और जो साथी थे, उन्होंने बोला कि आप यहां मदद मिलने के आसार है नहीं। इन्होंने कहा मैं जर्मनी जाऊंगा हिटलर से मिलने। तो इनको साथियों ने रोका कि सोच लो, हिटलर से मिलने की बात कर रहे हो, हिटलर जो किसी की नहीं सुनता, वो अपनी परछाई की नहीं सुनता, वो आपकी बात सुनेगा। इन्होंने कहा जरूर सुनेगा, और भारत की आज़ादी के लिए हिटलर क्या, मैं शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार हूं, मुझे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये मॉस्को से पहुंचे जर्मनी। वहां जाके इन्होंने हिटलर से मुलाकात की और हिटलर से जब ये मिले तो वहां पर बहुत बहुत बड़ी घटना घटी। जब ये हिटलर से मिलने गए तो हिटलर देखिए क्या करता था कि हिटलर ने अपने 5-6 बहरूपिये तैयार कर रखे थे और वो कहीं भी ऐसे नहीं जाता था, बहरूपियों को भेजता था, क्या बोलना है जाके बोल दो। अब पता था भाई कि इतने दुश्मन है, किसी ने दाग दिया गोली तो गए काम से। तो ये बैठे थे हॉल में और एक व्यक्ति आया, सीढ़ियों से उतरा, उतरने के बाद आया, हाथ आगे बढ़ाया, हेलो आई एम एडोल्फ हिटलर। ये उनकी तरफ देखे और मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाए, बोले हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस, आई एम हियर टू मीट मिस्टर हिटलर। वो व्यक्ति देखा कि पहचान कैसे गया और वो चले गए। ऐसे करके दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति आता है, हेलो आई एम एडोल्फ हिटलर, व्हाट हैपेंड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें। और ये सबसे हाथ जोड़ते या हाथ मिलाते बोलते हेलो आई एम सुभाष चंद्र बोस, आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई एम हियर टू मीट मिस्टर हिटलर।
हिटलर अंदर था। ये बात जब उसको पता चली तो उसका दिमाग चकरा गया। ये कौन है भाई? आज तक दुनिया में कोई पहचान नहीं पाया कि ओरिजिनल हिटलर कौन है, असली हिटलर कौन है, और ये कैसे जान गया? हिटलर वहां से मिलने आया, वो देखने आया कि कौन है व्यक्ति जो ये पहचान गया कि हिटलर नहीं है। और आया, आते ही दूर से खड़ा होकर ऐसे घूम रहा है और इनको घूर रहा है, दूर से देख रहा है, और फिर इनके बगल में आके इनके कंधे पे हाथ रख देता है। जैसे इनके कंधे पे हाथ रखा, ये उठे और हाथ आगे बढ़ाए, बोले हेलो मिस्टर हिटलर, आई एम सुभाष चंद्र बोस, आई एम फ्रॉम इंडिया। वो एकदम सोच में पड़ गया, बोला बाकी बातें बाद में, अंदर चलो, पहले आप अपने कैबिन में ले गया और ले जाके बोलता है कि सब बात बाद में होगी, पहले आप ये बताइए कि आप पहचाने कैसे कि हिटलर, असली हिटलर कौन है? इन्होंने कहा बहुत सिंपल है सर, 2 रीजन थे। एक ये कि मैं एडोल्फ हिटलर से मिलने आया हूं, हिटलर जो इस समय पर जिससे कई कंट्रीज डर रही हैं, और मैं मदद मांगने आया हूं। आप मदद करने वाले हो, और मदद करने वाला कभी पहले हाथ नहीं बढ़ाता है। बहुत बड़ी सीखने वाली बात है यहाँ पे कि आप मदद करने वाले हो और आप पहले हाथ नहीं बढ़ाओगे, हेलो आई एम हिटलर, तो मैं पहचान गया आप हिटलर नहीं हो। और बोला, हिटलर बोला दूसरी बात। इन्होंने कहा दूसरी बात ये कि दुनिया भर में जहां भी अंग्रेज हैं, वो जिस व्यक्ति से कांपते हैं, जिस व्यक्ति का नाम लेकर वो शहर जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस है तो ऐसा कर सकता है, उसके कंधे पर हाथ कोई असाधारण व्यक्ति नहीं रख सकता है, वो हिटलर ही कर सकता है। फिर उसके बाद हिटलर से इन्होंने मदद मांगी, तो हिटलर ने बताया कि देखिए आपको मदद करना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर हम स्थल मार्ग से अगर जाएंगे, बाई लैंड जाएंगे, तो वहां पहुंचने में कई साल लग जाएंगे, तब तक युद्ध भी पता चले खत्म हो जाए। और बाई वाटर जाएंगे तो भी बहुत टाइम लगेगा, यहां से बाई वाटर भी सेना भेजना वो नहीं है, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, आप जाओ जो जापान, क्योंकि जापान भी उस समय पर जो है इन्हीं की तरफ था, बोले जापान जो है वो हमारी मदद कर रहा है, तो आप जाओ, आप यहां से जापान जाओ और जापान आपकी मदद करेगा, क्योंकि जापान इंडिया से पास में है कंपैरिजन टू जर्मनी। आप जितना यूरोप से लेके सेना जाएंगे, एशिया से बहुत जल्दी आएगी जापान से। इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपके यहाँ जो युद्धबंदी है, क्योंकि देखिए अंग्रेजों की सेनाओं में भी भारतीय ही लड़ रहे थे, इन्होंने कहा जिन भारतीयों को आपने कैद करके रखा है, जो आपके यहाँ युद्धबंदी है, वो सब आप हमें सौंप दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए। हिटलर ने कहा कि सब पागल हैं, सब भूखे बंद हैं जेल में, और वो मानेंगे नहीं। इन्होंने कहा हम जाके बात करेंगे, आप एक बार हाँ तो करिए। हिटलर ने कहा ठीक है भाई। ये गए, और वहां पर जब गए ये, तो लोग इनके ऊपर भड़क उठे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के अंदर जो बोलने की पावर थी ना, बोलने लग जाए तो किसी को भी अपना फैन बना ले। इन्होंने कहा कि देखो तुम लोग युद्धबंदी हो, कैदी हो, और तुम यहीं पर मर जाओगे, ये भी क्लियर है। तो अपने देश के लिए लड़ते हुए मरना चाहते हो या जेल में सड़ते हुए मरना चाहते हो? लोगों ने कहा लड़ते हुए मरना चाहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने वहां फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वहां इन्होंने लोगों को ट्रेन किया, बोले आज से आप हमारी आजाद हिंद फौज में हैं। अब अभी आजाद हिंद फौज नहीं थी, आजाद हिंद फौज जो है वो रास बिहारी बोस ने बनाई थी सिंगापुर में। अब हिटलर ने मदद किया, हिटलर ने अपनी पनडुब्बी दी, सबमरीन दिया, उसमें ये बैठकर पानी के रास्ते ये पहुंचे कहाँ? इनको पहुंचना था जापान, और 3 महीनों की यात्रा इन्होंने पूरी की। 3 महीनों की यात्रा में ये पहुंचे जावा, जो वर्तमान में इंडोनेशिया का एक द्वीप है। उस समय पर जावा में कब्जा था जापान का, वहां ये उतरे, और वहां से बाई एरोप्लेन ये पहुंचे कहाँ? टोक्यो पहुंचे। उस समय पर टोक्यो के जो प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था होजोई तोइजे। इन्होंने तोइजे से गए और उनसे बोलते हैं कि देखिए सर, देखिए उनको अपने पक्ष में कैसे लेते हैं। वहां जाके बोलते हैं देखिए एशिया तो एशियन लोगों का होना चाहिए, इसमें ये ब्रिटिशर्स और यूरोपियन क्या कर रहे हैं। और ये बात उसको बड़ी पसंद आई, और
उसने कहा बात तो सही बोल रहे हैं, एशियन का ही एशिया होना चाहिए। और उसने कहा मैं सुभाष चंद्र बोस की हर संभव मदद करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा। और वहां से उन्होंने मदद की सुभाष चंद्र बोस की, और बहुत मदद की। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज भी इन्हीं को हैंड ओवर कर दिया। इन्होंने एक सेना बनाई, आज़ाद हिंद फौज, सिंगापुर में सेना बनी। और उसके पहले जो सिंगापुर, मलेशिया, ये सब जो प्लेस थे, देखिए विश्व युद्ध था और जापान को उन पर आक्रमण करना था। इनको पता था कि अनेक जगहों पर भारतीय हैं और कई ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा भारतीय, लगभग 50% से ज़्यादा भारतीय तो वहीं पर हैं आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में। तो इन्होंने कहा कि आप हेलीकॉप्टर से खाली बम गिरवाइए और उसमें पर्चे डलवा दीजिए, और पर्चे में लिखा रहे कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम ये अंग्रेजों के लिए क्यों लड़ रहे हो, क्यों मर रहे हो, तुम अपने लिए लड़ो। और यही किया, खाली पर्चे गिरवा दिए गए। वहां से कई लोग जो है इनके पक्ष में आ गए, इनकी सेना बन के तैयार हो गई। दुनिया भर से अलायंस ही लाए और युद्ध बंदियों को इकट्ठा करने के बाद इन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। अब इनका जन्मदिन आ गया। अब देखिए चाहिए क्या, मदद तो कर रहा था जापान, लेकिन इनको खुद भी चाहिए, राशन तो चाहिए, उसके लिए धन चाहिए, है ना, आर्म्स बढ़ाने हैं उसके लिए भी वेल्थ चाहिए, धन चाहिए। तो इनका जन्मदिन था, तो सिंगापुर में इन्होंने कहा कि क्यों ना मेरा जन्मदिन लोग मनाते हैं, तो इसको थोड़ा ग्रैंड तरीके से मनाया जाए। उस दिन बहुत बड़ी सभा लगी, बहुत बड़े ग्राउंड में लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने कहा अपने जन्मदिन के दिन कि मेरा जितना वजन है उतना मुझे धन चाहिए देश को आज़ाद कराने के लिए, और उसके अलावा भी जो भी आप अपना दे सकते हैं तो दें। और वहां पर इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत अच्छी एक कविता लिखी गई है इनके जन्मदिन के उसमें, कि सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन में, कि उस दिन लोगों ने क्या क्या इनको गिफ्ट दिया था, है ना। छोटी छोटी बच्चियों ने कान के अपने कान की बालियां, नाक की नथ, ये सब निकाल के दे दिया था। जो सुहागिन माताएं बहनें थी वो उन्होंने अपना मंगलसूत्र, अपना मांग का टीका, सब चीज दे दिया था। देखिए सुभाष चंद्र बोस कोई एक व्यक्ति नहीं था, उस समय पर व्यक्तित्व बन चुका था, और देश की हर मां सुभाष चंद्र बोस को अपना बेटा मान के रखती थी। तो वहां पर काफी सारा धन इकट्ठा हुआ और इन्होंने एक झांसी की रानी, झांसी ब्रिगेड भी बना लिया था इन्होंने। कप्तान लक्ष्मी उसकी हेड थी, महिलाओं की भी सेना इन्होंने खड़ी कर दी। और जापान की मदद से इन्होंने भारत पर, अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। भारत पर नहीं कह सकते क्योंकि अंग्रेज उस समय पर भारत में कब्जा था, आक्रमण कर दिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन्होंने जीता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीतने के बाद ये इन्होंने बर्मा, जो वर्तमान में अपना म्यांमार है, म्यांमार के रास्ते ये भारत आए और उधर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड वगैरह सब जीतते जीतते ये नागा पहाड़ियों तक आ पहुंच गए थे। इनका यह था कि पहले हम नागा पहाड़ियों को जीतते हैं, पहाड़ियों के रास्ते ही हम कहां पर प्रवेश करेंगे, मैदानी इलाके में, फिर आगे जाएंगे। काफी दिन बीत चुके थे और अब अंग्रेज डर गए थे। न सिर्फ ये अंग्रेजों को मार रहे थे, खदेड़ रहे थे, बल्कि जो उनमें भारतीय सैनिक थे उनको भी अपने पक्ष में ले रहे थे और बता रहे थे कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। और धीरे धीरे हर एक व्यक्ति के दिमाग में सुभाष चंद्र बोस बैठ गए थे, हर व्यक्ति के रोल मॉडल, हर व्यक्ति के हीरो बन गए थे, और इस बात से अंग्रेज भी डर गए थे। हाँ, कुछ नेता भी थे, कांग्रेस के ही बड़े नेता हुआ करते थे, और जिनको ये चीज़ें नहीं अच्छी लगी और जिन्होंने ये तक बोल दिया कि हम उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे अगर उनकी सेना दिल्ली तक आ गई, या उन्होंने भी उग्रवाद का रूप अपनाया है, इस तरह आज़ादी नहीं मिलेगी। हाँ, लाइव वीडियो में हम उनका नाम नहीं लेंगे, फिर भी जब आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे या कहीं जब इनके भी बारे में छानबीन करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इनकी सेना जो है वो नागा पहाड़ियों तक आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में कभी कभी बहादुर का साथ भी किस्मत छोड़ देती है। उसी समय पर जापान में अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिरा दिया। अब एक दिन गैप करके दूसरे दिन फिर से बम गिरा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी में जापान आ गया घुटनों में। अब जापान घुटनों में आ गया
जापान ने हाथ ऊपर कर लिए, बोला भैया हम सरेंडर करते हैं। अपनी सेना उन्होंने वापस बुला ली, जो अपनी सेना मदद के लिए दिया था सुभाष चंद्र बोस को, वो वापस बुला ली। अब पता चला कि हिटलर ने भी उधर आत्महत्या कर लिया। अब धीरे धीरे चारों तरफ से जो है तो जो भी मदद थी वो मदद चली जा रही थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस थे वो हार मानने वालों में से नहीं थे। इन्होंने कहा सेना बनी है, सेना टूटेगी नहीं, आजादी तो मिलेगी, ये जंग जो मैंने शुरू की है वो जंग चलेगी ही। इन्होंने झांसी ब्रिगेड को भी कहा, कप्तान लक्ष्मी को भी कहा कि कुछ दिन तक अभी शांत रहना और फिर से हम आगे बढ़ेंगे। अब सेना वापस आ गई। वापस आने का भी कारण था क्योंकि जापानीज जो थे वो अब मदद नहीं करेंगे, तो राशन वहीं से मिल रहा था, आर्म्स वहीं से मिल रहे थे, है ना। तो ना हथियार ना राशन के सेना कब तक भूखे सेना लड़ेगी। इन्होंने अपनी सेना को वापस पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया। फिर इन्होंने रेडियो में जाकर महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा कि हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप आशीर्वाद दें। उसके बाद इन्होंने वहां यह भी कहा कि मैं अभी इस आंदोलन को आगे रखूंगा, आगे चलाऊंगा। ये सब चीज होने के बाद इन्होंने कहा कि मैं फिर से जाऊंगा, फिर से मैं रूस जाऊंगा, यूएसएसआर जाऊंगा और मदद लूंगा, और मैं फिर से अपनी सेना इकट्ठा करूंगा और मैं लड़ाई करूंगा, मुझे फ्रीडम मिलेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य था, उस दिन भारत देश का दुर्भाग्य था कि 1945 को जब इन्होंने वियतनाम से मॉस्को के लिए उड़ान भरी तो कहा जाता है कि ताइवान के पास पहुंचकर इनका प्लेन क्रैश हो गया और प्लेन क्रैश में ये मारे गए। इनकी मौत के बारे में अभी जो एक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि इनकी मौत जो है वो उसी प्लेन क्रैश में हुई थी या उसके बाद ये जीवित थे। कई एजेंसियों का मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई थी प्लेन क्रैश में, वो अलग बात है। कई थ्योरीज हैं कि उनकी डेथ हो गई थी, कई थ्योरीज हैं नहीं हुई थी। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद एक गुमनामी बाबा भी थे हमारे उत्तर प्रदेश में मिले थे, तो लोगों ने उनसे भी लगाया कि यही सुभाष चंद्र बोस हैं। पर यह देश का दुर्भाग्य ही है कि उस दिन प्लेन क्रैश हुआ, यदि हुआ तो बहुत बुरा हुआ, और अगर इनकी मृत्यु नहीं हुई तो बहुत अच्छा हुआ। सुभाष चंद्र बोस जैसा इंसान, इन जैसा इंसान जो खुद सूर्य पुत्र है, जो अग्नि का पुत्र है, जो तेज है इनके अंदर, उनको क्रैश में, उनको चिंगारी जला देगी। तो उसके बाद जब इनकी मौत हो जाती है, इनकी मौत की खबर पूरे भारत में फैल जाती है, तो लोगों में आक्रोश आ जाता है। अब लोग ना किसी नेता की बात सुनने वाले थे, ना वो महात्मा गांधी की बात सुनने वाले थे, किसी की बात नहीं, सबके अंदर एक ही चीज था, सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग जो हैं तो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। यहां तक कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में 30 लाख भारतीय थे और मात्र 40,000 ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने ब्रिटेन का झंडा उखाड़ के फेंक दिया और सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगा दी। इसी तरह से जो ब्रिटिश नेवी थी, ब्रिटिश एयरफोर्स थी, सब के लोगों ने वहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, भारतीय ही करना शुरू कर दिए। अब इन्होंने मार के भगाना शुरू कर दिया, अंग्रेजों को मारना आपस में ही शुरू कर दिया। तब अंग्रेज डर गए और अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब हम बहुत दिनों तक भारत में राज कर नहीं सकते। और फिर इतिहास गवाह है, दुनिया जानती है कि अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना ही पड़ा, जाना ही पड़ा। देखिए, मानते हैं कई लोगों ने आज़ादी दिलवाई, इसमें महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा उनका योगदान रहा, लेकिन सिर्फ गांधी का योगदान रहा ये कहना उचित नहीं होगा मेरे अनुसार। बहुत दिनों बाद, जब उस समय पर वर्तमान में जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। 1945 से 1951 तक वहाँ पर प्रधानमंत्री थे। 1956 में वो भारत दौरा करने आए थे। तो भारत दौरा करने आए थे तो हमारे यहाँ पर जो गवर्नर थे उस समय पर चक्रवर्ती महोदय,
उन्होंने उनसे एक सवाल किया था, हंसते हुए एक सवाल किया था कि ये बताइए कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी का योगदान कितना था? आपने जो देश को आज़ाद कराया, हमारे भारत को आपने फ्रीडम दी, साइन तो आपने ही किया था, कितना था? तो क्लीमेंट एटली ने बोला था मिनिमल, मतलब बहुत कम। ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन बहुत कम। तो उन्होंने पूछा तब किसका इतना बड़ा था कि आप 100-200 साल से राज कर रहे हैं और अचानक आप देश छोड़ के चले गए? उन्होंने कहा आजाद हिंद फौज का। वो जो आजाद हिंद फौज के लोग थे, सुभाष चंद्र के साथ जो जुड़े थे, उनकी एक्टिविटी से हम डर गए थे। और सुभाष चंद्र बोस की मौत के बाद तो और हम डर गए, और हमको पता चल गया कि हम बहुत दिन तक भारत में नहीं रह पाएंगे, और अगर हमने रहने की कोशिश की तो हमको बेइज्जत करके मार के यहां से भगाया जाएगा। तो ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष बाबू। एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व। और हर एक इंसान को इनसे सीखना चाहिए, इनसे सीख लेनी चाहिए, इनकी कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो आपने अंत तक इनकी कहानी सुनी। और देखिए, मैं इनकी मृत्यु की पुष्टि नहीं करता हूं। मैंने पहले ही बताया था कि आज भी वो विवादास्पद है कि इनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी। एक बहुत बड़े कवि ने कुछ पंक्तियां इनके ऊपर लिखी थी कि कहते हैं नेताजी बैठे थे जिस विमान में, ध्वस्त हो गया था वो पहुंच ताइवान में। सूर्य के समक्ष वक्षतान काली घटा छा गई, काल की कलम उस दिन बहुत कहर ढा गई। सूर्य के तेज को अंधेरा आके ढक गया, अब कहते हो सूर्यपुत्र चिंगारी से जल गया। तुमसे वो जली हुई लाश मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। लफ्जों की कुछ तरतीब इधर उधर हो गई होगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, पर बहुत अच्छी कविता। इस कविता को आप पढ़िए, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। और अब भी जो अपना प्रेजेंट टाइम चल रहा है, हर एक घर में सुभाष चंद्र बोस होना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको आंदोलन करना है, इसलिए कि आपको खुद से आंदोलन करना है, आपको आगे बढ़ना है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोबारा आपसे किसी और महापुरुष के बारे में बातें लेकर, उनकी कहानी लेकर। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। हमेशा बड़े बड़े सपने देखें, सपने पूरा करने में लग जाएं। तो अब आज्ञा दीजिए, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद पूरा देखने के लिए। फिर मिलेंगे आपसे, और जय हिंद।